डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और ये मेरे साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। मैं अपने भाई सुनील के साथ अपने गांव गया हुआ था। हमारे गांव में दादाजी और दादी जी रहा करते थे और हम अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाया करते थे। वैसे तो पहले हमें यहाँ पर घूमने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन इस बार काफ़ी देर बाद जाने के कारण हमें यहाँ घूमने का मौका मिल गया था। अब हमें कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए हम पूरे के पूरे गांव में घूमना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि हमारे गांव में क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले हमें हमेशा ही दादाजी के साथ ही घूमने का मौका मिलता था। दादाजी कभी भी इधर उधर जाने नहीं देते और हमेशा अपने साथ ही रखते। इस बार पहली बार था कि हम पूरे गांव में घूम रहे थे और अलग अलग जगह पर जा रहे थे। वैसे भी पूरा दिन घूमने के लिए हमारे पास था भी क्या, हम कहाँ जाते। यहाँ गांव में हमें खेलने कूदने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही थी और शहर की तरह यहाँ पर कोई भी पब्लिक पार्क नहीं था। यहाँ पर तो लोग ज़्यादातर घरों में ही रहते और मिलने के लिए दूसरे घरों में जाते। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं था और वैसे भी यहाँ के बच्चे हमारे जैसे नहीं थे। वो हमसे खेलना कूदना नहीं चाहते थे और हमें शहर का बताया करते थे, इसलिए हम भी उनके साथ खेलने नहीं जाया करते थे। लेकिन मैं अपने भाई के साथ आज गाँव के अलग अलग हिस्सों में घूमने वाला था। पहले हम गाँव के एक मंदिर में गए जो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर मैं दादाजी के साथ पहले भी आ चुका था और यहाँ पर मेरा भाई वो कभी नहीं आया था। उसके लिए ये पहली बार था। वो तो यही कह रहा था कि ये कितना सुंदर मंदिर है, मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया। मंदिर को देखने के बाद हम उसके पीछे वाले पीपल के पेड़ों के पास चले गए। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। खास तौर पर वहाँ पर पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ लगे हुए थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे झूले बने हुए थे जहाँ पर हमने बहुत सारी मस्ती की। यहाँ पर तो धूप नीचे तक नहीं पहुँचती। बरगद के पेड़ इस तरह से घर सा बना लेते हैं कि आप उसके नीचे रह तक सकते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा सा अनुभव था। यहाँ पर 1 घंटा खेलने के बाद हम उससे भी आगे निकल गए। आगे गांव बिल्कुल खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक पुराना सा घर था। हमने ये घर पहली बार देखा था और ये बड़े से बंगले जैसा था, लेकिन ये बहुत पुराना और मिट्टी से भरा लग रहा था। मेरा भाई सुनील बार बार कह रहा था कि हमें इसके अंदर जाकर देखना चाहिए, लेकिन मैं उसको मना कर रहा था क्योंकि गेट बाहर से बंद था और उस पर ताला भी लगा हुआ था। हम गेट के बिल्कुल सामने खड़े होकर उस घर को अंदर से देख रहे थे। मेरा भाई तो उसके अंदर जाना चाहता था, लेकिन मैं उसे बार बार मना करता जा रहा था। हम में अब बहस हो रही थी और उसे आखिरकार मेरी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि मैं उससे बड़ा था तो उसको मेरी बात माननी ही पड़ी। मैंने उससे कहा कि मैं घर जाकर शिकायत कर दूंगा। इतना कहने के बाद उसे भी मेरे साथ आना ही पड़ा और हम वापस घर की तरफ निकल पड़े। घर आकर हम दोनों में यही बात हो रही थी कि वो कितना बड़ा बंगला था। मेरा भाई बार बार मुझसे कह रहा था कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए था, लेकिन मैं उसको बार बार डांट रहा था कि यहाँ पर उस घर की बात मत करना। पहली बार हमें बाहर जाकर घूमने का मौका मिला है। अगर वो इसी तरह से घर में इस तरह की बातें करता रहेगा तो सबको पता लग जाएगा और हमें उस तरफ जाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसी तरह हम दोनों में बातचीत होती रही और दादाजी घर में ही घूम रहे थे। जैसे ही दादाजी आते हम दोनों चुप हो जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर किसी काम के लिए गए और हम भागकर दादी के पास पहुंच गए। हमें उस बंगले के बारे में जानना था। हमने चुपके से दादी से पूछना शुरू कर दिया, आखिर उस बंगले की कहानी क्या है। उस बंगले को इस तरह से क्यों छोड़ा गया है जबकि वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा है, फिर भी वो पुराना मिट्टी से भरा है।
लगता है वहां पर कोई नहीं रहता। इसके बाद दादी ने उस बंगले के बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरी दादी ने कहा कि लोग कहते हैं कि वहां पर भूत प्रेत रहते हैं, इसी कारण वहां पर कोई नहीं जाता। उस घर को खरीदने की कोशिश कई लोगों ने की और हर कोई यहां से भाग ही गया और दोबारा यहां कभी नहीं आया। इसके बाद दादी पुरानी एक कहानी सुनाने लगी। उन्होंने कहा कि यहां पर एक औरत रहा करती थी जिसका नाम दुर्गामती था। कहते हैं कि दुर्गामती की आत्मा ही यहां पर रहती है। दादी की ऐसी पुरानी सी बातें सुनकर हम हंसने लगे और दादी ने भी आगे की कहानी सुनाना सही नहीं समझा। हम हंसते हुए बाहर की तरफ आ गए थे और दादी भी हमसे थोड़ा सा गुस्सा थी और वो खाना बनाने लगी। हम दोनों में अब यही बातचीत हो रही थी, आखिर उस बंगले में क्या सच में भूत प्रेत हैं? शहर में हमने ऐसी कई कहानियां सुनी थी कि कई घरों में भूत प्रेत होते हैं। हम दोनों बहुत ही शरारती थे और कई जगह ऐसे ही घूम चुके थे। हमें कभी कोई भूत या प्रेत नहीं दिखा था और अब तो हम बड़े भी हो चुके थे, इसलिए हमें डर भी नहीं लग रहा था। अब मेरा भाई सुनील बार बार कह रहा था कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए था। देखो, तुमने गलती कर दी। मुझे भी पछतावा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि हमें अंदर जाकर देखना जरूर चाहिए था। शायद अंदर हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाती, शायद हमें भूत प्रेत देखने को मिल जाए। हमने अब प्लान बनाया था कि कल सुबह के वक्त ही वहां पर जाएंगे। वैसे भी सुबह को भूत प्रेत नहीं होते और शायद अंदर दिख भी जाए। वैसे भी दिन होगा तो हम बाहर भाग कर आ जाएंगे। हमने यही प्लान बनाया था और हम अगले दिन का इंतजार कर रहे थे। वो रात हमने बातचीत में निकाल दी और अगली सुबह तैयार होकर हम बाहर की तरफ निकलने लगे। सामने दादाजी खड़े थे और वो हमसे पूछ रहे थे, कल भी तुम कहाँ गए हुए थे और आज भी जा रहे हो? आखिर तुम जाते कहाँ हो? हमने दादाजी को बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वही बात चल रही थी। हमने दादाजी को बहाना लगा दिया कि हम उन बरगद के पेड़ों के पास जा रहे हैं। हमें वहां पर खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद दादाजी ने कहा कि वहां पर खेला ना, उसके आगे मत जाना। दादाजी भी हमें डरा रहे थे कि आगे एक घर है जो बिल्कुल मनहूस है, वहां पर मत जाना। हमने भी दादाजी को हाँ कह दी और हम आगे की तरफ चलने लगे। जैसे ही हम घर से दूर आ गए तो हम बातें कर रहे थे कि आज क्या क्या करना है। यहाँ पर दादाजी भी पास में नहीं थे और हम अब आगे बातें करते हुए जा सकते थे। पहले तो हम उन बरगद के पेड़ों के पास आए। हमें आगे घर पर तो जाना था। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत खेल भी लेते तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए हम आधा घंटा वहीं बरगद के पेड़ के पास ही खड़े रहे। हम नहीं चाहते थे कि आगे जाते हुए हमें कोई देखे, शायद कोई रोक सकता था। अगर गांव में सबको ये लगता है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं तो हमें यकीनन कोई आगे जाने नहीं देगा। हमारे दिमाग में यही ख्याल था, इसलिए हम भी अब बड़े ध्यान से आगे जाने वाले थे। वहां पर आधा घंटा बिताने के बाद हम दोनों अब उस घर की तरफ निकल पड़े। हम अब उस घर के आगे खड़े थे और गेट पर ताला लगा था। ताले पर बहुत सारी मिट्टी जमा थी। इससे ये साफ था सच में ये ताला बहुत समय से खोला नहीं गया था। गेट पर भी बहुत सारी मिट्टी थी और अंदर तो बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ें तक पहुंची हुई थी, तो ये तो साफ था कि यहाँ पर कोई रहता नहीं। हमें अब उस दीवार को फांदकर अंदर तक पहुंचना था। दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी और बड़ी ही आसानी से हम दोनों अंदर तक पहुंच गए। यहाँ से बाहर आना भी बहुत ही आसान था। अब हम धीरे धीरे चलते हुए घर के अंदर घुस रहे थे और दरवाज़ा भी कच्चा सा ही था जो टूटा हुआ था। उस पर किसी ने ताला नहीं लगाया था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अंदर जाना इतना आसान होगा हमें नहीं पता था। हमें तो लग रहा था कि हमें किसी खिड़की से अंदर जाना होगा और देखना होगा, लेकिन यहाँ पर तो दरवाजे से ही बड़े ही आसानी से हम अंदर जा सकते थे। हमने उस दरवाजे को खोला और काफ़ी गहरी सी आवाज़ आई। शायद ये दरवाज़ा काफ़ी समय बाद खुला था, इसीलिए इससे आवाज आ रही थी। हमने उन दरवाजों को पूरी तरह से खोल दिया ताकि रोशनी अंदर आ सके। हम अब उस बंगले के बिल्कुल अंदर थे। ये सच में एक बहुत बड़ा बंगला था। अंदर तो कांच का झूमर तक लगा हुआ था जो काफी महंगा होगा।
हमने तो शहरों के महंगे घरों में भी ऐसा झूमर नहीं देखा। अगर किसी ने इस बंगले को छोड़ा भी होगा तो ऐसे झूमर को कोई कैसे छोड़ गया? ये तो लाखों का झूमर लग रहा था। आगे एक बहुत बड़ी पेंटिंग सी लगी हुई थी। वो बड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर आगे थी। ये इतना बड़ा बंगला कोई कैसे छोड़ सकता है? हमें अगर ऐसा बंगला मिल जाए तो हम तो खुशी खुशी यहां पर रहें। लोग तो बेवकूफ हैं, वैसे ही डर कर भाग जाते हैं। हम अब अलग अलग कमरों को देख रहे थे। वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा था। हम दोनों ईमानदार थे। हम किसी सामान को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। हम चोर थोड़े ना हैं जो किसी का सामान उठा ले। वैसे भी हमारे पास सामान की कोई कमी नहीं है। हम यहाँ पर किसी सामान को हाथ नहीं लगाने वाले। सुनील इसी तरह बातें कर रहा था और मैं भी उसकी बातों में हामी भर रहा था। हम अलग अलग कमरों में देख रहे थे। हम तो जैसे भूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम वहां पर गद्दों पर छलांगे लगाकर भूत भूत बोल रहे थे। आखिर कहाँ है भूत? सामने आ, हम भी तो देखें। इसी तरह से हम अलग अलग कमरे में जा रहे थे। वहां पर बहुत सारी किताबें भी थी और बहुत सारे बर्तन भी। हर कमरे में बहुत सारा सामान था। यकीनन अगर कोई घर को छोड़कर गया होगा तो इतना सामान कैसे छोड़ गया होगा? हम हैरान थे। हमने ऐसा पहली बार देखा था। अब हमें सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना था और सामने हमें वो पेंटिंग नजर आ रही थी। वो बहुत ही बड़ी सी पेंटिंग थी जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। शायद ये किसी औरत की पेंटिंग थी। हमें वो काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन मिट्टी के कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हमने ज्यादा सोचा नहीं और हम शरारतें करने लगे। हमने उस पेंटिंग को हाथ लगाया और जैसे उसकी कील थोड़ी सी नरम होगी, इसलिए वो पेंटिंग धड़ाक करके नीचे गिर गई। यहां पर बहुत सारी आवाज हुई। हम दोनों हंसने लगे। आखिर पेंटिंग नीचे को मुंह करके गिर चुकी है। हम अब उस पेंटिंग के ऊपर ही नाचना शुरू कर गए। हम दोनों बहुत ज्यादा हंस रहे थे। हम कह रहे थे, देखो भूत को तो हमने नीचे ही डाल दिया। यही है ना दुर्गामती? हम तो उसके ऊपर चढ़ गए। देखो देखो दुर्गामती के भूत का हमने क्या बना दिया। इसी तरह हम हंसते जा रहे थे और उस बंगले को अलग अलग तरह से देख रहे थे। कभी हम किसी कमरे में जाते, कभी किसी कमरे में। हमें तो वहां पर कोई भूत नजर नहीं आया। लगभग 1 घंटा हम वही बंगले को देखते जा रहे थे। ये इतना बड़ा बंगला था कि हमारी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। यहां से बाहर आकर हमें बहुत अच्छा फील हुआ। पूरे बंगले में कुछ नहीं था, सिर्फ धूल ही धूल। हम बार बार खांसते जा रहे थे। हम अब उस बंगले से बाहर आ गए और निराश थे। हमें तो यहां भी भूत नहीं मिला। जहां पर भी लोग कहते हैं कि भूत होता है, हमें तो कहीं दिखता ही नहीं। इतना कहकर हम उस घर से बाहर आ चुके थे। हम उस बरगद के पेड़ों के सामने से गुजरते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। तभी हमने देखा कि वहां पर कई लोग खड़े थे और बातें कर रहे थे। हम अब डर चुके थे, कहीं किसी ने हमें उस घर में तो नहीं देख लिया। हमारे लिए परेशानी हो सकती है। अगर दादाजी को पता लग गया तो हमारी तो पिटाई होगी। हम उन लोगों के पास पहुंचे तो वो बातें कर रहे थे कि उस बंगले से आवाजें आ रही थी। लगता है भूत प्रेत वहां पर फिर से जाग गए हैं। उनकी ये बातें सुनकर हम थोड़ा डर रहे थे। कहीं हमारा नाम तो नहीं पता? किसी को ये तो नहीं पता कि हम उस बंगले के अंदर गए थे? हमने देखा कि हमारी तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा और आपस में ही बातें किए जा रहे थे। हम आगे बढ़ते गए और पूरे गांव में इसी तरह से बातें हो रही थी। हम हंस रहे थे। हमने तो लोगों को बेवकूफ बना दिया। अरे वो आवाजें तो हम कर रहे थे। उनको लग रहा था उस घर से भूत प्रेत की आवाज आ रही है। हंसते हुए हम अपने घर पहुंच गए थे। हमने घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन हमें शहर जाना था। हमारे गांव में इतने ही दिन थे, अब हमें शहर में जाना ही था। हमारे स्कूल भी तो शुरू होने वाले थे और अब इस साल पढ़ाई वैसे भी बहुत मुश्किल होने वाली थी। लेकिन पहले ही दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, मैं अपने भाई के साथ खेल रहा था। तभी एक लेटर आया। किसी ने बेल बजाई और लेटर को घर के अंदर फेंक दिया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये एक पुराना सा खत था। हमें पता था पापा के ऐसे ही लेटर बहुत बार आते हैं और हमें वो संभाल कर रखने होते हैं। एक बार तो सुनील ने इसी तरह से लेटर फाड़ दिया था। वो बैंक से आया था
और हम दोनों की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी। वो काम का लेटर था और पापा को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। हमने उस लेटर को पकड़ा और पापा के कमरे में जाकर रखने लगे। तभी सुनील ने बोला, इस पर तो मेरा नाम है, ये मेरे नाम पर आया है। हम दोनों हंस रहे थे। आखिर हमें कोई लेटर क्यों भेजना चाहेगा? हम दोनों बड़ी ही उत्सुकता से उस लेटर को खोल रहे थे। हमें पता था वो सुनील के नाम पर आया है, लेकिन ये किसने भेजा होगा? हमने उस लेटर को खोला और पढ़ने लगे। उसको सुनील पढ़ रहा था। उस पर लिखा था, उसमें लिखा था कि तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें पछतावा तो करना ही होगा। इसी तरह से वहां पर काफ़ी बातें लिखी थी और सुनील ने पूरा पढ़ना सही नहीं समझा। वो हमेशा ऐसा ही करता है। वो कभी भी खत को पूरा नहीं पढ़ता और थोड़ा सा शुरू में पढ़ता है, थोड़ा सा आखिर में पढ़ता है। इसके बाद उसने आखिर में पढ़ना शुरू किया, जल्दी करो वरना तुम्हें पछतावा करना होगा। उसके नीचे नाम था दुर्गामती। ये दुर्गामती ने भेजा था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। हम दोनों काफी देर तक हंसते रहे। हमें लगा कि वो देखो, भूत ने हमें खत भेजा है। उसको सामने आने की हिम्मत नहीं है, देखो खत से डरा रहा है। हम दोनों काफी देर तक हंसते रहे, लेकिन उसके बाद सुनील ने उस खत को फाड़कर जला दिया। मैं उसको बोल रहा था, आखिर पढ़ तो लो, उस खत में है क्या, तभी तो पता लगेगा। तुमने तो उस खत को ही फाड़ दिया है। सुनील बार बार हंसता जा रहा था और कह रहा था, बेवकूफ भूत बस खत लिखकर ही डराता है। इतना कहने के बाद हम हंसते रहे और बाद में जैसे ही पापा घर आए, हम बाहर घूमने चले गए। वो शाम मुझे आज तक याद है। हम खेलने के बाद जैसे ही वापस आए, हमें अब खाना खाकर सोना था। हम जैसे ही बेड के पास आए तो सुनील एकदम से डर गया। उसने कहा, बेड पर कौन लेटा हुआ है? ये काली सी परछाई है। मैं भी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्या सुनील मुझे बेवकूफ बना रहा था? मैं हंसने लगा, मुझे बेवकूफ मत बना, चल जल्दी से सो जा, वरना पापा को शिकायत लगा दूंगा। लेकिन उसका चेहरा सच में डरा हुआ था। वो तो सच में डरा लग रहा था। वो मेरा भाई था। मैं जानता हूं वो कब मजाक करता है और कब सच में डरता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं उसके पास गया। आंखें खोल, कौन है यहां? उसने आंखें खोली और कहा, यहीं पर था, काली परछाई बेड पर लेटी हुई थी। उसके इतना कहने के बाद मैं भी थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया था। उसके बाद हम बेड पर लेट गए। सुनील काफी देर तक सो नहीं रहा था और मैं उसे देख रहा था, लेकिन मुझे भी अब नींद आने लगी थी तो मैं तो सो गया। लेकिन आधी रात को सुनील चिल्लाकर उठा। मम्मी पापा भी कमरे में आ चुके थे। सुनील ने कहा, वो देखो छत पर वो कौन लटक रहा है, वो काली सी परछाई। हमने डरकर छत की तरफ देखा, वहां पर तो कोई नहीं था। ये सुनील आज कर क्या रहा था? उसे क्या नजर आ रहा था? पापा ने तब उसे गुस्से में कहा, आज से तुम्हारी हॉरर मूवीज बंद। उसी का नतीजा है, तुम बहुत भूत प्रेत देखते रहते हो, उन्हें ढूंढते रहते हो। लो अब वही नजर आने लगे। कल से कोई ऐसी मूवीज नहीं देखेगा, अब सो जाओ। इतना कहकर पापा कमरे से बाहर चले गए थे और मैं सुनील पर गुस्सा था। उसने बहुत बुरा किया था। वो ऐसा मजाक में कर रहा था या सच में उसे कोई नजर आ रहा है या वो सपने में देख रहा है? इतना कहने के बाद हम दोनों सो गए। लेकिन सुबह 6 बजे के करीब फिर से वो उठा और चिल्लाने लगा। उसने कहा, मेरी पीठ पर किसी ने हाथ लगाया, ये वही परछाई है, उसने मुझे पकड़ लिया है। वो इसी तरह कहते हुए पापा के पास भाग गया और पापा ने भी उसे जकड़ लिया। पापा ने उसे गले लगाया हुआ था। वो जानते थे सुनील बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो कह रहा था, मुझे उसने पीठ पर मारा है। मैं भी सुनील के पास गया और उसे कहने लगा, वहां पर कोई नहीं था, तुम तो वैसे ही चिल्ला रहे थे। लेकिन उसने कहा, मेरी पीठ पर देखो। हमने उसकी पीठ पर देखा, उस पर सच में खरोंच के निशान थे। हम अब थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है।
कहीं खेलते वक्त कल ये निशान तो नहीं पड़ गए। लेकिन ये पहला दिन नहीं था जब ऐसा हुआ। अगले 10 दिनों तक सुनील इसी तरह से अलग अलग लोगों को देखने की बातें करता रहा। कभी वो सड़क पर कहता वो बूढ़े आदमी मुझे मारना चाहते हैं, तो कभी ग्राउंड में कहता कि मेरे सर के ऊपर काला साया घूम रहा है। सब उसे पागल पागल कहने लगे थे। मैं भी डर रहा था, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, आखिर उसे अब क्या हो गया है, वो ऐसी बातें क्यों करता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब पापा डर रहे थे। पापा को लग रहा था कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने सारे स्कैन किए और टेस्ट किए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसे अस्पताल में कुछ दिनों के लिए रखना होगा। इसका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है और इसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। हेल्यूसिनेशंस, इसमें हमें वो चीज़ें दिखती हैं जो असल में मौजूद नहीं होती। ये हमारा दिमागी भ्रम होता है और हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बनाने लगता है। हम सही शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। मैं डरने लगा था। मुझे लगा मेरा भाई पागल होने लगा है। लेकिन उसे ऐसी चीज़ें क्यों नज़र आ रही थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उस दिन हम घर आ गए और हम सब निराश थे। वो रात मेरे घर में अकेले की रात थी। हमारे कमरे में हमेशा से मैं अपने भाई के साथ सोया था। मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन आज मैं अकेला सो रहा था। निराश। आधी रात तक मुझे नींद तक नहीं आई। अगली सुबह मैं निराश था और घर में ही बैठा अपने भाई को याद कर रहा था। शाम के वक्त हमें अस्पताल जाना था। मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था कि कब हम अस्पताल जाते और मैं अपने भाई से मिलता। लेकिन अब पापा और मम्मी को थोड़े काम के लिए बाहर जाना था और मुझे घर में अकेले ही रहना था। जैसे ही वो बाहर गए, लगभग 15 मिनट बाद एक खत हमारे घर के अंदर आया। शायद ये पोस्टमैन फेंक कर गया था। मैंने उस खत को उठाया और पापा के कमरे में ले जाने लगा। तभी मेरा ध्यान पड़ा उस खत पर। उस पर मेरा नाम लिखा था। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया था। ये तो वैसा ही खत था जैसा सुनील को भेजा गया था। अब मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो गए थे। ऐसे ही खत के घर में आने के बाद उसकी ये हालत होना शुरू हुई है। मैंने उस खत को पूरा पढ़ा। मैंने सुनील की तरह गलती नहीं की। उसमें वैसी ही बातें की गई थी। तुमने मेरी बेइज्जती की है। तुमने मेरी पेंटिंग को पैरों में कुचला है। क्या मैं छोटी हूं? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें गलती का पछतावा करना होगा। उस पेंटिंग को वहीं पर लगाओ और इज्जत दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, वरना तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। इसके बाद मैंने नीचे पढ़ा तो लिखा था, दुर्गामती। क्या ये वही प्रेत खत भेज रहा था? लेकिन सच में क्या प्रेत खत भेजते हैं? उस दिन वहां डाक बंगले पर किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं किया था। क्या प्रेत हमारे साथ हमारे यहीं आ चुका है? मैं डर गया था। लेकिन सच में वो रात मेरी सबसे डरावनी रात निकली। मुझे भी वैसे ही साए नजर आए। मैं भी उठ उठ कर रोया, क्योंकि सपने में भी वो साया मुझे पकड़ता हुआ नजर आया। मैं पापा को कह रहा था, मुझे वो साया नजर आया। पापा रोते जा रहे थे। वो कह रहे थे, तुम्हारे दिमाग को भी क्या हो गया है? तुम भी वैसी ही बातें कर रहे हो जैसी सुनील कर रहा है। तुम दोनों को हो क्या गया है? उस दिन भी मुझे वैसी ही चीजें नजर आना शुरू हो गई। लोग मुझे मारते हुए नजर आ रहे थे। मुझे आधे कटे हुए लोग नजर आ रहे थे। लेकिन मैं सुनील से ज्यादा समझदार था। मैं इसे भ्रम नहीं मान रहा था। मुझे पता था ये आर पार की लड़ाई है। मुझे पापा को सब बताना ही होगा। जब हम घर वापस आ गए तो मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। मैंने पापा को कहा कि हम उस डाक बंगले पर गए थे। वहाँ पर हमें एक पेंटिंग दिखी थी। हमने उसे हाथ लगाया, वो नीचे गिर गई और हम उसके ऊपर ही खेलना शुरू कर गए। हमने उसको बहुत सारे पैर लगाए। उसके बाद एक खत आया था जो सुनील के नाम था।
उस पर ऐसा कुछ लिखा था। आज मुझे भी वैसा ही खत मिला है। पापा घबरा गए थे। वो उस डाक बंगले के बारे में जानते थे और वो गुस्से में कह रहे थे, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और किसी को बताया तक नहीं। तुम्हारी ये गलती बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी गलती तुमने की क्यों? पापा बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो इतने गुस्से में मुझे कभी नजर नहीं आए थे। इसके बाद पापा कह रहे थे, हमें उस गांव में जाना होगा। मैं भी पापा की बात से सहमत था। मैं जानता था खत में क्या लिखा है और हमें क्या करना चाहिए, लेकिन पापा को उस डाक बंगले के बारे में पूरा नहीं पता था, क्योंकि पापा ज़्यादातर शहर में ही रहे थे। वो यहीं पर पड़े थे और गांव कम ही गए थे। हमें अब गांव जाना था और दादाजी से बात करनी थी। हम अगले ही दिन गांव पहुंच भी गए और पहले वाला दिन बहुत ही मुश्किल से मैंने निकाला था। घर में मुझे हर जगह वो काला साया नजर आया। वो मुझे दिखता ही जा रहा था और मैं डरता ही जा रहा था। हम जैसे ही दादाजी के गांव पहुंचे, दादाजी को सब बताया गया। तब दादाजी ने पूरी कहानी बताना शुरू की। दादाजी ने कहा कि बहुत सालों पहले इस बंगले में दुर्गामती रहा करती थी। उसके पति की मौत हो गई थी। उसके बाद उसने अपने पति का सारा कामकाज खुद ही संभाला था। पूरे गांव में एक दुर्गामती ही पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो सबके खत खुद ही लिखा करती थी। लेकिन वो छोटी जाति की थी, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। सब उससे काम तो करवाया करते थे, लेकिन उससे बातचीत करना किसी को पसंद नहीं था। इसी तरह से एक दिन लोगों की भीड़ ने दुर्गामती को मार दिया। वो क्या बात हुई थी किसी को पता नहीं, लेकिन कहते हैं उसके बाद से ही दुर्गामती का भूत उसी डाक बंगले में रहता है। कहते हैं लोगों को वो नजर भी आता है और उनका पीछा भी करता है। इतना कहने के बाद दादाजी जानना चाहते थे आखिर उन्हें ऐसे साए नजर कैसे आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया था। तो मैंने सब कुछ बता दिया। तो दादाजी ने कहा, तुमने उसकी बेइज्जती की है, जैसे गांव वाले करते थे। शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और तुमने तो उसे और ज्यादा भड़का दिया। वो जिस चीज से चिढ़ा करती थी, तुमने भी तो वही किया है। उसके बाद कुछ गांव वालों के साथ हम उसी डाक बंगले में पहुंचे। हम दीवार फांदकर उसके अंदर पहुंच चुके थे। हम जैसे ही उसके अंदर पहुंचे, मौसम काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। बाहर आंधी आ गई थी। पहले तो पिताजी कह रहे थे कि हमें बाद में आना चाहिए, अभी लगता है तूफान आया हुआ है। लेकिन गांव वाले कह रहे थे कि यहाँ पर जब भी कोई आने की कोशिश करता है तो मौसम ऐसे ही बिगड़ जाता है। ये शापित डाक बंगला है। हम उस डाक बंगले के अंदर थे और दादाजी कहने लगे कि हमें उस पेंटिंग को साफ करके ऊपर ही लगाना होगा, लेकिन वो कील टूट चुकी थी। शायद वो बहुत पुरानी थी और जंग खा चुकी थी। वहां पर नई कील लगाई गई और उस पेंटिंग को वहीं पर लगाया गया। अब वहां पर साफ सफाई की गई और पेंटिंग को एक माला पहनाई गई। उसके नीचे थोड़े से फूल बिछाए गए। उसे पूरी इज्जत दी गई। हम अब इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? हमसे जो गलती हुई थी हमें उसका पछतावा हो रहा था और मैंने उस पेंटिंग के आगे खड़े होकर माफी भी मांगी। मैंने इतना ही कहा कि हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता था ऐसा कुछ भी होता है। हम तो मजाक कर रहे थे, हमें माफ कर दो। मैं इस तरह से माफी मांगकर पीछे आ गया था और इसके बाद गांव वालों ने भी माफी मांगी। वो अपनी पुरानी बातों पर माफी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है हमें माफ कर दो। इतना कहने के बाद सब उस घर से बाहर आ चुके थे। लगभग 2 दिन मैंने उस गांव में गुजारे, लेकिन मुझे वैसा साया दोबारा कभी नजर नहीं आया। और 5 दिन बाद मेरे भाई को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर कह रहे थे अब वो पुरानी हरकतें नहीं कर रहा, बल्कि उसे अब साए नजर नहीं आते हैं। हम अब घर आ चुके थे और अपनी गलती का पछतावा कर रहे थे। हमने सच में एक शैतानी आत्मा से छुटकारा पाया था। हमें पता था हमारे साथ क्या हुआ है और हम
दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करने वाले, ना ही हम किसी भूत प्रेत से उलझने वाले हैं। हमें अब भी गांव जाने का मौका कभी कभी मिलता है और हम जब भी उस डाक बंगले की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे वो सामने खड़ा हमारी तरफ घूर रहा हो और हमें बुलाने की कोशिश कर रहा हो।